नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जयपुर एयरपोर्ट पर 90 लाख का सोना पकड़ा, 3 महिला तस्कर गिरफ्तार। जोधपुर में सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में जवान नरेश ने खुद को मार ली गोली। नागौर के मखराना में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। पैनल अधिवक्ता ने कहा, जनसंख्या को काबू पाना है अति आवश्यक। और खबरें विस्तार से। कस्टम विभाग ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर से 90 लाख रुपए की कीमत का तस्करी कर लाया जा रहा सोना पकड़ा। कस्टम अधिकारियों ने यह सोना बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट से आई 3 महिला यात्रियों से बरामद किया। जब्त किए गए सोने का कुल वजन 1.8 किलो है। कस्टम अधिकारियों ने महिलाओं के पासपोर्ट जब्त कर इनकी विदेश यात्राओं के साथ देश में की गई यात्राओं की डिटेल निकाली। विभाग की ओर से पूछताछ करने के बाद 3 आरोपी महिलाओं को अदालत में पेश किया जाएगा, जिसमें से 1.8 किलो तस्करी का सोना लाने वाली ये तीनों महिलाएं विदेश की रहने वाली बताई जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर जब कस्टम अधिकारी रविवार रात को यात्रियों के सामान की स्कैनिंग कर रहे थे, तब तीनों महिलाओं ने तस्करी को सोने को पार करने की चाल चली। पहली महिला अपने साथी को अपना बैग देकर स्कैनिंग करवाकर बाहर आ गई। जब दूसरी महिला की स्कैनिंग की बारी आई तो पहली महिला ने तीनों बैग बिना स्कैनिंग करवाए अपने पास ले लिए और दूसरे रास्ते से निकल गई। कस्टम विभाग ने दूसरी टीम महिलाओं के पूरे कारनामे पर नजर रख रही थी। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में आज अकस्मात हुई पिता की मौत के बाद 2 बेटियों ने अपने पिता को मौखाग्नि दी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुप्ता बढ़ाई वाले हाल मुकाम बुकानी, जिनका बीती रात को अकस्मात उच्च रक्तचाप के चलते अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई, जिनका अंतिम संस्कार आज विधि विधान से खेड़ा रोड स्थित मुक्तिधाम में किया। उससे पहले उनकी बेटी रीना व मंगला दोनों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा लेकर मुक्तिधाम तक लेकर गई, जिसके पश्चात विधि विधान से पिता को मौखाग्नि दी, जहां भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। दयाराम गुप्ता के एक पुत्र अंकित व 2 बेटियां थीं। अंकित गुप्ता 5 वर्ष पूर्व रात को घर पर सोते समय सांप के काट लाने से उसकी मौत हुई, जिसे आज बेटे की कमी को पूरा करने के लिए दोनों बेटियों ने मुखाग्नि देकर बेटे का धर्म निभाया। जोधपुर से खबर, जहां सीआरपीएफ के प्रशिक्षण केंद्र में जवान नरेश द्वारा खुद को घर में कैद करने के मामले में काफी समझाइश के बावजूद नरेश ने खुद को गोली मार ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल रविवार शाम 6:30 बजे नरेश अपने क्वार्टर में गया और खुद को परिवार के साथ बंधक बना लिया। उसने हवाई फायर किए। बताया जा रहा है कि उसके पास 40 राउंड थे। मामला बढ़ता देख पुलिस के अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सहित खुद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। वहीं नरेश जाट के परिजनों को भी मौके पर बुला लिया। आज सुबह फिर वार्ता का दौर चला। जयपुर से सीआरपीएफ के आईजी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी फोन पर वार्ता की और परिजनों ने भी समझाइश की, मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन नरेश जाट ने खुद को गोली मार ली। आपको बता दें, नरेश आला अधिकारियों से नाराज था और उसकी नाराजगी के चलते ही उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पहुंचे थे, वो नीचे थे रोड पे थे। उसका क्वार्टर 4th फ्लोर पे है। आईजी साहब आईजी से कांटेक्ट नहीं हुआ, बातचीत नहीं, आईजी से आमने सामने बात नहीं, फोन से बातचीत काफी बार हुई है। बातचीत हुई थी सर, क्या मामला था? ये सीआरपीएफ का जो कांस्टेबल है नरेश, जिन्होंने कल से राइफल लेकर के और कार्टिज लेकर के अपने घर में कैद था और अपने बीवी और छोटी डॉटर के साथ में था और कुछ उसने हवाई फायर भी किए थे। आज सुबह उसने अपने आप को गोली मार ली। परिवार बच्चों की क्या स्थिति है? उसकी फैमिली बिल्कुल सेफ है। उसकी बच्ची है 7-8 साल की, वो सेफ है। उसकी वाइफ है, वो सेफ है। सर, परिजनों से भी वार्ता करवाई गई, उसकी कुछ नतीजा नहीं निकला? हाँ, उसके परिजनों से वार्ता करवाई, उसके दोस्तों से वार्ता करवाई, उसके कोलीग्स से वार्ता करवाई, उसकी ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर से, हर तरह से, मतलब जिस शख्स से उसकी वार्ता कराई जा सकती, रात भर से वार्ता करने का क्रम जारी था। एंड हर कोई उसको समझा रहा था कि ठीक है, तेरे से जो गलती होगी उसको समझाएंगे, तुझे भी समझाएंगे, बाकी लोगों को समझाएंगे, तेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। सर, क्या गलती हुई? किस अधिकारी से? कोई ऐसा एग्जैक्टली कुछ सामने नहीं आया है अभी। ये तो पूरा इशू जांच का विषय है कि किसकी क्या गलती थी, उसको क्या ग्रीवेंस थे, अपने डिपार्टमेंट से थे, अपने घर में थे या पर्सनल इश्यूज थे, वो इतनी जल्दी नहीं कह सकते। खबर श्री गंगानगर के घड़साना से जाना थाना क्षेत्र के चक 281 आरडी में देर रात हुई बारिश के दौरान बरसाती पानी के भराव को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया और इस विवाद इस हद तक पहुंच
गया कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। विवाद में जान गंवाने वाला व्यक्ति का नाम 60 वर्षीय दीवान सिंह है, जो वहीं पड़ोसी गुरमेल सिंह सहित अन्य लोगों पर हत्या करने के आरोप लगे हैं। देर रात हुई हत्या की सूचना पर गड़साना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को गड़साना सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। वह हत्या के आरोपी गुरमेल सिंह को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस के द्वारा मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਕੁਲਾੜੀ ਤੇ ਪਾੜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। मौके ते किन्ने लोग सीगे जी? ਮੌਕੇ ਤੇ 5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ 3 ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਛੋਟ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ को काट के, पापा को काट के। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? पानी बरसात हो रही थी, पानी बंद नहीं गया, नक्का बंद नहीं गया, नक्के में गवाड़ी से काट मार दिया। नागौर के मकराना से खबर, जहां नगर परिषद वार्ड नंबर 36 में उदासीनता के चलते शहर में जगह जगह गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। जानकारों के अनुसार शहर की साफ सफाई नहीं होने के चलते आए दिन कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ आक्रोश जताते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां रायबरेली जैसे छोटे शहर में अभी पहली बार ऑल इंडिया ओपन लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ होने से यहां के खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज पुलिस लाइन के पास मठिया गांव में लॉन टेनिस के नॉक आउट प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश लॉन टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से, जिसमें मुख्य रूप से उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के 56 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सर, रायबरेली जैसे छोटे शहर में पहली बार मेंस ओपन हो रहा है लॉन टेनिस, तो क्या कहना? मैं सबसे पहले जिन्होंने इसकी नींव रखी है, मिसेस वर्मा और उनके पूरे परिवार को, जो इस स्तर की रुचि रखते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर कोर्ट उन्होंने दिया है, ये रायबरेली के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूं कि जब भी सरकार की आपके साथ कोई आवश्यकता महसूस होगी, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हम सब ऐसे लोगों के साथ हैं जो सकारात्मक सोच के साथ हमारे जनपद का, प्रदेश का और देश का नाम ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं उनको और धन्यवाद देता हूं, और मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला है। मैं भी कोशिश करूँगा कि इसका जो लोग ये कराते हैं उनको अगर मेरी कोई आवश्यकता हो किसी रूप में, तो हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ हाथ बटाएं इनका यहाँ पर, जिससे हमारे रायबरेली का नाम आगे जा सके। किन प्रदेशों से खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं? मैंने तो अभी परिचय लिया है। मैंने देखा वेस्ट बंगाल से हैं, उड़ीसा से भी हैं, गुजरात से भी हैं, कर्नाटका के हैं, हरियाणा से भी हैं। तमाम राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ रायबरेली का नाम हमारा आगे जाता है, बढ़ता है। ये हमारे गौरव की बात है। मध्य प्रदेश के चंदेरी से खबर, जहां ईद ए अजा पर रविवार को ईदगाह सहित सभी मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। नमाज अदा करने के बाद समाज के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। कोरोना महामारी के 2 साल बाद ईद का पर्व गुलजार हुआ। इस मौके पर ईद ए अजा की नमाज ईदगाह सहित शहर की सभी मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस मौके पर शहर और आसपास के मुस्लिम बंधु सुबह ईदगाह में जमा होकर ईद की नमाज अदा की। नागौर के मकराना में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफा मकराना ने मकराना के बस स्टैंड व बाईपास तिराहे पर विधिक शिविर आयोजित किया, जिसमें पैनल अधिवक्ता हनीफ ने आमजन जनता को विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ऐसी बढ़ती रही तो इसका बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। जनसंख्या को काबू पाना, कंट्रोल करना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की पालन सख्ती से करना पड़ेगा।
वहीं जयपुर से खबर जहां 9 जुलाई को होटल हॉलिडे इन में द ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के बेहतरीन प्रयासों के लिए महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त व नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड सुनीता मीणा को नेशनल बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। उक्त कार्यक्रम में क्यूबा, नाइजीरिया, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य, कोस्टारिका, जमैका इत्यादि सहित 7 देशों के राजदूतों ने भी शिरकत की। सुनीता मीणा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त व नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड जयपुर वर्ष 2001 की आरपीएस ऑफिसर है। 21 साल के पुलिस सेवा में इन्होंने लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए। स्मार्ट पुलिसिंग व नवाचार के लिए इन्हें जाना जाता है। इसके बाद पुलिस आयुक्तालय जयपुर में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पद पर स्थापित हुई व अपने कार्य के अतिरिक्त इन्होंने 211 महिला कर्मियों की एक टीम तैयार की, जिसे स्पेशल ट्रेनिंग दिलाकर कमांडो की तरह तैयार किया। नाम रखा गया निर्भया स्क्वाड पुलिस। सायरन के साथ मोटरसाइकिल पर चलती हुई नीली वर्दी की यह पुलिस कमांडो वास्तव में सभी लोगों के अंदर जोश और जुनून भर देती है। निर्भया के काम की जयपुर की जनता ने नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता ने सराहना की है। बज्जू उपखंड मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर बसे ग्राम पंचायत गोडू के युवाओं ने कुछ ऐसा ठाना कि 15 साल से रेत के दौरों और झाड़ियों से पूर्णतः अटे मैदान की भूमि को ऊर्जा मंत्री व सरपंच के सहयोग से नरेगा की राशि से मैदान को समतल कर दिया और जल्द ही मैदान को तैयार करवा दिया जाएगा, जिससे गांव व क्षेत्र की प्रतिभाओं को सहायता मिलेगी। युवाओं का मानना है कि गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, बस खेल मैदान नहीं होने से मन में गुस्सा था और वो गुस्सा निकाला बंजर पड़े मैदान की भूमि पर। और आज करीब 2 माह की मेहनत का परिणाम सामने आने लगा। हर कोई कार्य की प्रशंसा कर रहा है। आज के समय में जगह जगह नरेगा के पैसों को लेकर शिकायत तो काम नहीं होने के आरोप लगते हैं, मगर गोडू के युवाओं ने बंजर मैदान की 12 बीघा जमीन को मैदान का रूप देने के लिए ऊर्जा व मंत्री भंवर सिंह भाटी व सरपंच शारदा बिश्नोई के प्रयास से नरेगा के पैसे स्वीकृत करवाए, जिसके बाद खेलने वाले व गांव के युवाओं ने एक टीम बनाकर खुद का ही काम शुरू किया और खुद ही मजदूर बन गए। सबसे मजेदार बात यह कि नरेगा से मजदूरी के रूप में आने वाली राशि भी युवाओं ने अपनी जेब में डालने के बजाय मैदान विकसित करने में लगा दी, जिसके चलते पिछले 2 माह से युवाओं की टीम गर्मी हो या बरसात सुबह से शाम तक कार्य में जुटी रही। उप सरपंच व खिलाड़ी बजरंग भांभू व बनवारी लाल पुनिया ने बताया कि 400 मीटर का एथलेटिक्स, टैक, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल मैदान के अलावा एक छोटा सा पार्क भी विकसित किया जाएगा, जिसमें खास व पुष्प पौधे होंगे, जहां बैठे बैठे मैदान में चल रहे मैच का भी लुत्फ उठाया जा सकेगा, जो मैदान से 20 फीट से ऊंचाई पर होगा। खेल मैदान को तैयार करने के लिए हमने युवाओं को जोड़ा। लगभग हमारी टीम में 20 से 25 युवा ऐसे थे जिन्होंने पूरा दिन रात मेहनत करके इस ग्राउंड को तैयार किया। और बजट की बात, बजट हमें ये मैदान के लिए हमें नरेगा के तहत मिला था, यानी जो पेमेंट हमें मिल रहा था हमें उस बजट को भी हमें मिला करके इस मैदान को तैयार किया गया है, यानी कोशिश कर रहे हैं तैयार करने की। खेल मैदान जो बजट था वो हमें नरेगा के तहत मिला था। जो नरेगा के तहत जो श्रमिकों को बजट मिल रहा था उस बजट को भी हमने कन्वर्ट करके मैदान में लगाया था। जो मजदूरों को श्रमिकों को दिया था वो बजट ही हमने पूरा इस ग्राउंड को सुधारने के लिए काम तैयार करने के लिए लगा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जल्दी इस मैदान को महीने या 2 महीने बाद इसको हम तैयार कर देंगे और जल्द ही हम इस मैदान को उस स्तर के रूप में हम देखना चाहते हैं। राज्य स्तर या जिला स्तर के लेवल का हम मैदान तैयार करना चाहते हैं। उप सरपंच बजरंग लाल बाबू गोडू। हमारे गांव गोडू में काफ़ी समय से खेल मैदान की कमी थी। हमारे गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन खेल मैदान नहीं होने के कारण वो प्रतिभाएं दब के रह जाती है। हम जहाँ भी आसपास के क्षेत्र में जाते हैं वहाँ खेल मैदान देखते हैं तो हमारे भी एक मन में इच्छा होती है कि हमारे गांव में भी खेल मैदान हो। तो हम सब युवाओं ने ये एक सरपंच साहब से और मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि भी हमारे गांव में भी एक खेल मैदान उपलब्ध कराओ। तो ये सब उन्हीं के प्रयासों से आज ये खेल मैदान तैयार हो रहा है। पिछले 15 साल पहले हमारे यहाँ खेल मैदान आवंटन हुआ था, जिसमें हालत ऐसी थी कि आवंटन तो हो गया लेकिन जागरूकता की कमी से ये झाड़ झंकाड़ और चलने लायक भी नहीं था।
जिसको अभी तैयार किया जा रहा है। बस्सी से खबर, जहां राजकीय उप जिला चिकित्सालय सरकारी अस्पताल बस्सी के सामने KDSR ऑप्टिकल्स चश्मालय व दृष्टि जांच केंद्र पर नए डिजिटल अंदाज में पेश है। यहाँ अत्याधुनिक तकनीकीकरण से जापानी ऑटो रेफ्रोमीटर और कंप्यूटराइज्ड मशीनें आंखों की जांच करेगी। इस मशीन से आंखों की बीमारी का भी पता चलेगा और आंखों में मौजूद चश्मे का नंबर दे दिया जाएगा। वहीं डिजिटल लेंसोमीटर टेस्टिंग मशीन द्वारा चश्मे के नंबर की जांच की जाती है। इस मशीन का बड़ा फायदा ये होगा कि अब नेत्र मरीजों को आंखों की गंभीर बीमारियों की जांच के लिए निजी अस्पतालों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। नागौर से खबर, यहां शहर से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकटवर्ती गांव हरीमा टोल प्लाजा पर एक ट्रक ड्राइवर के साथ संगीन मारपीट टोल प्लाजा के लोगों द्वारा की गई। बालेसर जोधपुर निवासी कुमाराम गंभीर हालात में नागौर के JLN अस्पताल में भर्ती है, जिनका टोल कर्मियों द्वारा मारपीट में पूरी तरह से होठ कट गया। ड्राइवर का आरोप है कि टोल कर्मियों ने बेवजह गाड़ी का पीछा कर जबरदस्ती गाड़ी को रुकवाकर मारपीट व लूटपाट की। पीड़िता ने बुरुडी थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के